गुड इवनिंग डॉक्टर, ठीक है आप सब? नहीं श्री ठीक छू? अच्छा फिर ठीक है। चलो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एपिथेलियम टिश्यू के बारे में हम लोगों ने बेटा उसकी फ्री सरफेस तक पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ लिया था कि एपिथेलियम टिश्यू अपॉन ग्रो करता है, किसके ऊपर ग्रो करता है, क्यों ग्रो करता है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और हमने ये भी पढ़ लिया था शायद कि एपिथेलियम टिश्यू जो होता है फर्स्ट ऑरिजिनेट टिश्यू है। बताया था कि नहीं बताया था? एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले डेवलप होने वाला कौन सा टिश्यू है? एपिथेलियम टिश्यू। बताया कि नहीं बताया? और फ्री सरफेस के बारे में बता दिया बेटा, उसका जो फ्री सरफेस होता है, एक सरफेस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की साइड होता है, जो दूसरा जो सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। वो आइदर या तो कहाँ होगा बेटा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टुवर्ड्स होगा या कहाँ होगा? बॉडी फ्लूइड के टुवर्ड्स होगा। यस और नो? अब बेटा देखो, यहां से आगे देखते हैं। एक बात और हम लोग जान लेते हैं, जो आपका एपिथेलियम टिश्यू है, कौन है बेटा? एपिथेलियम टिश्यू। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहां पर नहीं आएगी, लेकिन 12th क्लास का एक चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां पर फिजिकल बैरियर के अंदर लिखी हुई है कि बेटा मैंने आपको एक बात बताऊं, एपिथेलियम टिश्यू की एक क्वालिटी होती है, वो होता है बेटा इसके अंदर हाईली वेरी गुड रीजेनरेशन की क्या होती है? पावर होती है। हाईली रीजेनरेशन होता है कौन में बेटा? एपिथेलियम टिश्यू में। और बेटा सबसे मैं बोलूं एक तरीके से मिनिमम या फिर बेटा एब्सेंट होता है रीजेनरेशन कौन से टिश्यू में? न्यूरल में। क्यों? वाई? क्यों बेटा? जल्दी आ जाइए। एक लिख देता हूं बेटा, हाईली रीजेनरेशन और आपका मिनिमम, या बेटा लिख दूं एब्सेंट। वो किस में होता है? न्यूरल टिश्यू में। बट वाई? क्यों? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करिए इसको। बताएगा कोई बच्चा मुझे? हाँ जी, क्या जी? सेल डिवीजन। बेटा मैं वही तो पूछ रहा हूं, सेल डिवीजन ही रीजनरेशन है। क्यों? सेंट्रियोल होता। वेरी गुड। देखो बेटा, बच्चे आ गए सब? मैं आपको एक बात बताता हूं, थोड़ा मैं सेल पे लेके आऊंगा यहां पे आपको। आपने सेल के अंदर एक चीज पढ़ी होगी, सेल डिवीजन पढ़ा है क्या आपने? जब सेल डिवीजन पढ़ाते हैं ना, तो मैक्सिमम ने टीचर्स को इस तरीके से पढ़ाते हुए देखा, पता है कैसे? ऐसे कहते हैं, देखिए जी, ये मान लीजिए कोई सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है। सम टाइम क्या होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो जो न्यूक्लियस होता है ना, इस साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर पाता और सेल डिवाइड हो जाती है। ऐसे कहते हैं ना? कहते नहीं कहते? बट ऐसा नहीं होता सच में। यदि ऐसा होता ना बेटा, आपने न्यूरॉन का नाम आप सबने सुना होगा। अरे न्यूरॉन के अंदर आपने पढ़ा होगा डेंड्रॉन होता है, साइटोन होता है, एक्सोन होता है। न्यूक्लियस तो थोड़े से किसमें पड़ा रहता है? साइटोन में। एक्सोन इतना बड़ा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। क्या आपको लगता है न्यूरॉन के अंदर कमी है साइटोप्लाज्म की? फिर भी न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता। न्यूरॉन फिर भी क्या नहीं होता? डिवाइड नहीं होता। बिकॉज बेटा क्यों? माइक, अच्छा अभी आवाज आ रही है? तो न्यूरॉन बेटा डिवाइड नहीं होता, कभी भी डिवाइड नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, ऐसे इन कॉन्सेप्टों को याद मत रखना आप सेल डिवीजन में, साइटोप्लाज्म ज्यादा तो सेल डिवाइड, ऐसा कुछ ना होता। न्यूरॉन के अंदर साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है फिर भी डिवाइड ना होता। कैंसर सेल का नाम सुना है? कैंसर सेल का कुछ भी साइटोप्लाज्म ना होता और अनकंट्रोल डिवाइड होती है। जाइगोट का नाम सुना है? कुछ ना होता उसमें साइटोप्लाज्म और रैपिडली होता रहता है उसका डिवीजन ब्लास्टोमियर तक। साइटोप्लाज्म से सेल डिवीजन को कोई भी लेना देना नहीं है। यहां बिठा लेना खोपड़ी में, गलत गलत कॉन्सेप्ट मत पढ़ा करो। सुनो बेटा, मैं एक बात बता देता हूं आपको, मेरा टॉपिक पहले यहां पर फोकस कर लेता हूं कि रीजनरेशन की यदि बात करूंगा तो मैक्सिमम रीजनरेशन किसमें होता है? एपिथेलियम टिश्यू में। और मिनिमम रीजनरेशन किसमें होता है? न्यूरल टिश्यू में, या एब्सेंट ही होता है। अभी क्यों होता है बेटा? जब मैं न्यूरल टिश्यू को आपसे डिस्कस करूंगा ना, तब इसको बहुत एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों इसके अंदर तो पोटेंशियल ऑफ डिवीजन नहीं है, क्यों ये डिवाइड नहीं हो रहा।
जबकि न्यूरॉन को तो बेटा हाईली डिवाइड की नीड है, नहीं है क्या? तो मैं बताऊंगा आपको, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करूंगा। आप ये इतना याद रख लीजिए कि हाईली रिजनरेशन पावर किसमें है? एपिथेलियम में। और बेटा एक तरीके से बोलूं तो मिनिमम या एब्सेंट किसमें होती है? न्यूरल टिश्यू में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को है क्या? अब सुनिए बेटा जी, जो आपका एपिथेलियम टिश्यू है, कौन है बेटा? एपिथेलियम टिश्यू। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूं कि इतना तो आपकी समझ में आ गया, यदि टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा जिसका ओरिजिन कैसा रहा होगा? सिमिलर। एपिथेलियम टिश्यू है तो उसके नीचे कौन सी लेयर रही होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस और नो? सुनिए बेटा, इस एपिथेलियम टिश्यू की दो कहानियां हैं, वो कौन कौन सी है मैं भी आपको समझाऊंगा। मान लीजिए बेटा, ये मैंने आपकी क्या बना दी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा? और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मान लीजिए मैंने ये सेल का एक लेयर बना दिया। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया, यदि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल का लेयर है ना, तो वो कौन ही होगा? एपिथेलियम टिश्यू। यस और नो? लेकिन एक मैंने कहानी ऐसी बनाई है, दूसरी बेटा मैं कुछ कैसी कहानी बनाना चाहता हूं, देखिएगा जरा। मान लीजिए ये मैंने कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दिया आपको, ठीक है? मैंने इसमें क्या किया? एक लेयर तो बेटा मैंने ये बना दी, इसके ऊपर मैंने एक और ये लेयर का फॉर्मेशन कर दिया। आपको डायग्राम से इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो पहली वाली कंडीशन है, यहां पर ओनली सिंगल लेयर क्या है? बोलो बेटा, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। यस और नो? और यहां पर मैं बात करूं आप लोगों से तो इतना आपकी समझ में आ गया कि मोर देन वन लेयर। यस और नो? अब सुनिए बेटा, यदि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट हो सेल का, तो ऐसे एपिथेलियम टिश्यू को हम लोग बेटा जानते हैं किसके नाम से? सिंपल के नाम से। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है तो कौन सा वर्ड आ जाएगा? एपिथेलियम। और ग्रुप ऑफ सेल्स है तो कौन आ जाएगा? टिश्यू। मतलब मैं कहूं, इफ अपॉन द सरफेस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट ऑफ सेल्स, तो उसका नाम क्या होगा? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। कोई दिक्कत किसी को? अब सुनिएगा बेटा, यदि मान लीजिए मोर देन वन लेयर, जब मैंने आपको बता दिया यदि सिंगल लेयर को बेटा सिंपल बोले, तो यदि मोर देन वन लेयर है तो नाम क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। बोलो, कोई दिक्कत किसी को यहां तक? लेकिन यहां पर एक बात आती है, सर ये तो हमारी समझ में आ गया कि यदि सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी तो वो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सर मोर देन वन लेयर प्रेजेंट होगी तो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन एक बात सर अभी हमारी समझ में नहीं आ रही कि यहां पर यदि सिंगल लेयर है तो क्यों है, और यहां पर यदि बेटा मोर देन वन लेयर है तो क्यों है? सर ऐसा क्या जरूरत पड़ गया हमारी बॉडी के अंदर कि कभी कभी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट है और सम टाइम बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है? मतलब मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि ऐसा हमारी बॉडी के अंदर क्या नीड हो गया, ऐसे क्या नेसेसिटी हो गई कि कभी तो बेटा ओनली सिंगल लेयर परफॉर्म कर रही है और सम टाइम मोर देन वन लेयर परफॉर्म कर रहा है? मैं आपको बताता हूं बेटा, सुनिएगा जरा, कि ये मैंने सिंपल एपिथेलियम का डायग्राम आपको ड्रॉ कर दिया और ये मैंने आपको कंपाउंड एपिथेलियम का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। मैंने अभी आपको सिर्फ इतना सा समझाया है कि सिंपल एपिथेलियम ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट एंड व्हेन मोर देन वन लेयर प्रेजेंट दैट इज रेफर्ड टू कंपाउंड एपिथेलियम। लेकिन ऐसा क्यों? मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ऐसा क्यों होता है? कभी सिंगल लेयर कभी मोर देन वन लेयर, कोई बताएगा मुझे? मैं बताता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सुनिएगा बेटा, एक चीज हम जानते हैं, एपिथेलियम टिश्यू का हमको एक फंक्शन पता लग गया
कि एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन होता है क्या? प्रोटेक्शन। यस और नो? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बेटा एक सिंगल लेयर ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकती है कि मोर देन वन लेयर ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकती है? मोर देन वन लेयर। यस और नो? मैं आप लोगों से बोलूं ओनली नीड ऑफ प्रोटेक्शन और मैं बोलूं द हाईली नीड ऑफ प्रोटेक्शन, तो दोनों में अंतर है बेटा। जब हाईली नीड होगी तो कौन होगा? कंपाउंड एपिथेलियम। और मैं सिंपल बोलूं कि बेटा नीड ऑफ प्रोटेक्शन तो कौन होगा? सिंपल एपिथेलियम। यस और नो? तो मैं कह दूं कि ये ओनली बेटा कैसा होता है? प्रोटेक्टिव। कैसा होता है? बोलो ना, प्रोटेक्टिव। लेकिन ये कैसा होता है? हाईली प्रोटेक्टिव। कैसा होता है? बोलो ना बेटा, हाईली प्रोटेक्टिव। तो कंपाउंड एपिथेलियम की नीड क्यों पड़ी? समझ में आ गया? जहां हमको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की नीड है, जिसमें आपको थोड़ा सा समझाता हूं, रटना नहीं। आपने टिश्यू पढ़ रखा है लेकिन अभी मैं रिलेट करूंगा उसको। स्किन है ना बेटा, कितनी सारी समस्याएं आती है इस स्किन को। मैकेनिकल फोर्स, पैथोजन से प्रोटेक्शन, वाटर से, एयर से। यस और नो? तो स्किन को ज्यादा प्रोटेक्शन की नीड है या हमारे लंग्स को ज्यादा नीड है? स्किन को ज्यादा नीड है। यस और नो? और आपने पढ़ा होगा स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, कंपाउंड वाला ही तो होता है। मतलब समझ जाना, जहां हाईली प्रोटेक्शन होगा वहां कौन होगा? कंपाउंड एपिथेलियम। और जहां बेटा सिंपल प्रोटेक्शन का बात होगा वहां कौन होगा? सिंपल एपिथेलियम। तो दो अंतर समझ में आ गए आपको? सिंपल एपिथेलियम में ओनली सिंगल लेयर, इसमें बेटा मोर देन वन लेयर। ये बेटा ओनली प्रोटेक्टिव, ये हाईली प्रोटेक्टिव। यहां तक कोई समस्या? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? अब मैं आपको एक बात बोलता हूं कि बेटा दोनों के अंदर ही जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होती है? एब्सेंट। यहां भी ब्लड सप्लाई नहीं है और यहां भी कौन नहीं है? बोलो, अरे बोलो ना बेटा, ब्लड सप्लाई। लेकिन बेटा मैं एक वर्ड और यूज लूंगा यहां, उसका नाम है नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई का मतलब होता है बेटा कि ब्लड का पहुंचना, और नर्व सप्लाई का मतलब होता है बेटा न्यूरॉन से। किससे होता है बेटा? न्यूरॉन से। अब आप सोचोगे सर आप आउट ऑफ कंटेंट जा रहे हैं। मैं नहीं जा रहा बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन आया था और उसमें आया था हाउ मेनी फंक्शन रिलेट विद एपिथेलियम टिश्यू। वहां पर एक फंक्शन था प्रोटेक्शन, हाउ मेनी था। एक उसमें दे रखा था प्रोटेक्शन, एक दे रखा था बेटा, आगे पढ़ोगे जब समझा दूंगा, सिक्रीशन, एक था एब्जॉर्प्शन और एक ऑप्शन था सेंसेशन। अब बच्चा ने तो पढ़ा नहीं कि नर्व सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई का मतलब न्यूरॉन, और न्यूरॉन का मतलब क्या होता है बेटा? सेंसेशन, इंपल्स को रिसीव करने वाला। यस और नो? तो बेटा मैं वही कह रहा हूं, खाली आप पेशेंस रखिए और पढ़ाई करिए। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मेरे से ज्यादा बेटर कोई नहीं जानता। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं बेटा कि एपिथेलियम टिश्यू चाहे सिंपल हो चाहे एपिथेलियम टिश्यू कंपाउंड हो, ब्लड सप्लाई तो दोनों के अंदर क्या होती है? एब्सेंट। बट बेटा मैं बात करूं आप लोगों से, अरे किसकी? नर्व सप्लाई की। किसकी बात करूं? बोलो ना, नर्व सप्लाई। तो बेटा नर्व सप्लाई दोनों के अंदर ही क्या होती है? प्रेजेंट। अब मन में एक सवाल उठता है, सर आपकी ये बात तो हमने मान ली कि नर्व सप्लाई प्रेजेंट है, लेकिन सर एक बात बताइए, क्या नर्व सप्लाई दोनों में एक जैसी होती है कि नर्व सप्लाई में कोई डिफरेंस होता है? वो मुझे आप बताएंगे। मैं कह रहा हूं बेटा आपसे कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, इनकी नर्व सप्लाई में बेटा डिफरेंस होता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसके अंदर नर्व सप्लाई ज्यादा होगा और किसके अंदर कम होगा? सोच के आंसर देना। कंपाउंड के अंदर ज्यादा होगा। सिंपल की, अच्छा कितने बच्चे सिंपल के साथ जाना चाहते हैं? कितने बच्चे कंपाउंड के साथ? सिंपल वाला आंसर सही है। मैं बताता हूं क्यों सही है, सुनिएगा बेटा। मान लीजिए एक मान ले प्लेस है, इस प्लेस पर कुछ गिने चुने ही लोग हैं, समझ रहे हो? और यदि एक अनाउंसमेंट हो कि यहां से कुछ लोगों को मरना है भाई,
कुर्बानी देनी है। और एक मान लो बेटा बहुत सारा बल्क है, यदि बल्क में से 2-4 चले भी जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हैं आप। लेकिन जहां ऑलरेडी बेटा असॉर्टमेंट है और वहां से यदि कोई सेल चला गया तो बहुत दिक्कत हो जानी है। और सेल को डैमेज होने से बचाता कौन है? न्यूरॉन। यस और नो? जैसे मान लीजिए ये पिन है, यहां पर मेरा हाथ गया, मेरा हाथ तुरंत हट गया, पता है क्यों? क्योंकि न्यूरॉन ने मुझे मैसेज दिया कि हाथ को हटा ले वरना इंजरी हो जाएगी। यहां पर मान लीजिए गर्म पानी है, मेरा पैर गया, मेरा पैर तुरंत पीछे हो गया, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पैर के अंदर न्यूरॉन है, उसने मैसेज दिया कि पैर को हटा लेने तो डैमेज हो जाएगा। अब आप सोचिए बेटा, एक जगह जहां पर बहुत सारा सेल है और एक जगह जहां पर बहुत कम सेल है, तो बहुत कम सेल को हमको नर्व सप्लाई की ज्यादा नीड है, बिकॉज छोटे से छोटे सेंसेशन का जिससे हमको क्या लग जाए, पता लग जाए और वो सेल डैमेज होने से बच जाए। नहीं है बेटा बात समझ में? तो बेटा नर्व सप्लाई मोर किस में होगी? सिंपल एपिथेलियम में। नहीं आया समझ? अरे नहीं आएगा समझ? बिकॉज बेटा ये लिमिटेड सेल्स हैं, इनमें से कोई डैमेज हुई तो दिक्कत हो जानी है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि बेटा जो सिंपल एपिथेलियम होता है ना, ये आपने पढ़ भी रखा है, ये लंग्स में होता है, किडनी में होता है, सारे विसरा के अंदर पाया जाता है। वहां यदि सेल डैमेज हो रही है, एक स्किन में डैमेज हो रही है, तो स्किन वाली से तो दिक्कत नहीं है कोई, लंग्स की हो गई तो दिक्कत हो जानी है, और हार्ट की हो गई ना, पता है आपको, और भी ज्यादा दिक्कत हो जानी है। तो बेटा नर्व सप्लाई सिंपल एपिथेलियम में क्या होगी? ज्यादा, और बेटा जो कंपाउंड एपिथेलियम है इसमें क्या होगी? कम। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुना, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपसे। हम सब ने डायग्राम पढ़ा और एक बार एक जिपमेर के अंदर एक क्वेश्चन आया था और इतना इजी क्वेश्चन था बट बच्चे उसको समझ नहीं पाए। मैं उस स्टेटमेंट को बोलूंगा, आप मुझे डायग्राम देख के बताना कि वो सही है कि गलत है, ठीक है? सुनना बेटा, एवरी सेल ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू is directly bind with basement membrane, but every cell of compound epithelium is not directly bind with basement membrane. True and false? True and false? अच्छा, कितने बच्चे फॉल्स मान रहे हैं इसको? डायग्राम सबने देखा है, सब पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। मैंने बोला एवरी सेल ऑफ एपिथेलियम टिश्यू डायरेक्ट बाइंड विद बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिल्कुल भाई सिंगल लेयर है, बाइंड तो करेगी, यस और नो? लेकिन बेटा यहां पर ये देखो मोर देन वन लेयर है, तो क्या ये सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से बाइंड कर रही है? नहीं। क्या ये वाली सेल बाइंड कर रही है? नहीं। तो कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर एवरी सेल बाइंड हो बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ये जरूरी नहीं है। ये लाइन आई थी तो बच्चे क्या बोले? आउट ऑफ सिलेबस। अरे डायग्राम दे रखे, काई खा आउट ऑफ सिलेबस? ये एनसीईआरटी है बेटा, ये हमारे साथ खेलती है, बहुत कंट्रोवर्सी है एनसीईआरटी में, बहुत गजब की। आपने ग्लैंड पढ़ी है? ग्लैंड पढ़ी होंगी ना, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पढ़ी है ना? आज 102 पेज नंबर देखना, वहां पर ग्लैंड के डायग्राम बने हुए हैं। उसमें क्या खेल कर रखा है बताऊं? थ्योरी में तो दे रखा है कौन सा सेल पता है? गोबलेट सेल, और डायग्राम दे रखा है इंटेस्टाइनल सेल का, पेनिथ सेल का, ब्रश बॉर्डर बना रखे हैं उस पर, समझ रहे हैं? तो लेकिन बेटा कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, ये मैं श्योर हूं, बट थोड़ा सा फोकस रखना। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अरे बोलो ना। तो बेटा इसका आगे यहां तक नोट कर लिया सबने? नोट किया क्या? कर लिया हो तो कर लो, नहीं तो बेटा फिर कोई नोट कर रहा है क्या? चलो आगे देखते हैं। वो ही चल रहा है बेटा, आप तो नीचे बढ़ाते हुए चले जाना। सिंपल में लिख रहा हूं, एवरी सेल बाइंड विद, बोलो ना बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस और नो? और यहां पर आप लोग बोलोगे एवरी सेल does not bind with basement, बोलो ना बेटा, मेम्ब्रेन।
तो बेटा समझ में आ गया यहां तक आपको सिंपल और कंपाउंड का खेल? आगे ना तक समझ में? अब बेटा आगे देखते हैं हम इसको, नोट कर लीजिए सारे बच्चे। नोट कर लिया? अब सुनो बेटा जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूं यहां पर कि ये जो सिंपल एपिथेलियम है, कौन है बेटा? सिंपल एपिथेलियम, मतलब ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल। और ये कौन है बेटा? आपका कंपाउंड एपिथेलियम, जहां पर मोर देन वन लेयर ऑफ सेल है। मैं बेटा इस सिंपल एपिथेलियम की बात करूं तो इस सिंपल एपिथेलियम की सेल का शेप कैसा है? सेल का शेप कैसा है, उसके बेसिस पर मैं इसको क्या करता हूं बेटा? क्लासिफाई करता हूं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मान लीजिए बेटा, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा सुन लीजिए कि ये कोई, मान लो बेटा मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। कौन बना दी बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यदि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इस तरीके से बेटा, ऐसी सेल को बेटा मैं नाम देता हूं फ्लैट सेल। क्या बोलता हूं बेटा? फ्लैट सेल। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है? बिल्कुल है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर है कि नहीं है? बिल्कुल है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टिश्यू है तो एपिथेलियम होगा, सिंगल लेयर है तो कौन सा होगा? सिंपल। और सेल का शेप यदि फ्लैट है तो इसका नाम हो जाएगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। क्या नाम होगा? बोलो बेटा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। क्यों ऐसा समझ में आ गया? देखो सिंपल क्यों आया? ओनली सिंगल लेयर है। एपिथेलियम क्यों आया? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है। और स्क्वेमस वर्ड क्यों आया? बिकॉज जो सेल का शेप है वो कैसा है? फ्लैट। यस और नो? अब आगे सुनना बेटा, मान लीजिए ये मैंने अगेन आपको दूसरी क्या बना डाली? बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन यहां पर कहानी थोड़ी सी अलग है। यहां पर बेटा जो सेल है वो फ्लैट नहीं है। जैसे आपने क्यूब देखा है, क्यूब, अरे देखा है क्या? इसमें बेटा जो सेल है वो क्यूब लाइक है। कैसी है बेटा? क्यूब लाइक। और जब क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट हो और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हो और सिंगल लेयर हो तो सिंगल लेयर के लिए वर्ड कौन सा आएगा? सिंपल। सेल कैसी है? क्यूब लाइक, तो नाम के आगे क्या लग जाएगा? क्यूबॉइडल। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है तो क्या आएगा? एपिथेलियम। और ग्रुप ऑफ सेल्स है तो क्या आएगा? टिश्यू। बोले कोई परेशानी किसी को? अरे बोलो ना। तो बेटा एक तरीके से मैं बोलूं आप लोगों से कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू ये फर्स्ट टाइप हो गया। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू ये सेकंड टाइप हो गया। लेकिन एक बार एक सवाल आया था कि सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के जो 3 टाइप हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर, आगे भी बनाऊंगा, इनको किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया था? फंक्शन और शेप? शेप। भूलना मत इस बात को। सेल शेप के मैंने बेटा इसलिए क्लियर करके लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप। आगे बात समझ में? अब आगे सुनना क्या कुछ हुआ। ये मान लीजिए बेटा अगेन मैंने यहां पर आपको एक क्या बना दी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन इस बार बेटा मैंने क्या किया है? थोड़ा सा चेंज करूंगा। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस बार जो सेल्स हैं वो ना तो फ्लैट हैं और ना क्यूब लाइक हैं। जैसे पिलर होता है ना बेटा, पिलर, कुछ ऐसी सेल होती है, या तो इनको पिलर लाइक बोल दो या बेटा इनको कॉलम लाइक सेल बोल दो। यस और नो? और यदि ऐसा है तो बेटा सिंगल लेयर है तो नाम के आगे क्या लग जाएगा? बोलो। सिंपल। सेल पिलर लाइक है तो नाम के आगे क्या लग जाएगा? बोलो। कॉलमनर। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है तो क्या आएगा? एपिथेलियम। और ग्रुप ऑफ सेल्स है तो क्या आएगा? टिश्यू। बोलो कोई दिक्कत? तो बेटा सुनिएगा जरा, मैं अगेन फिर आपसे कह दूं कि बेटा
ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सेल के ऊपर हो रहा है। इफ अपॉन द बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्लैट लाइक सेल्स का सिंगल लेयर हो तो टिश्यू का नाम होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब लाइक सेल्स का सिंगल लेयर यदि हुआ तो टिश्यू का नाम होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यदि पिलर लाइक सेल्स का सिंगल लेयर हुआ तो टिश्यू का नाम होगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? अब सुनना बेटा, एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो थ्योरी के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि सिंपल एपिथेलियम को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक स्क्वेमस, एक क्यूबॉइडल और एक कॉलमनर। लेकिन एक डायग्राम दे रखा है ट्रेकिया का, और ट्रेकिया के बेटा वहां पर थ्योरी में लिखा हुआ है सूडो स्ट्रेटिफाइड, लेकिन उसको टाइप नहीं मान रखा। मैं बताऊंगा बेटा वो क्या होता है। यदि आपसे टाइप पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स, तो आप कितने टाइप मानेंगे? 3। लेकिन बेटा एक और होता है, उसको मैं सब टाइप बना के लिखूंगा लेकिन नंबरिंग नहीं डालूंगा, और उसका नाम होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड। क्या नाम होता है बेटा? सूडो स्ट्रेटिफाइड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ बेटा, छाप लो जल्दी से, इतना जल्दी नोट कर लो। लिख लिया? वॉइस पीछे लिख लिया बेटा? आगे चलें। देखो बेटा, कंपाउंड एपिथेलियम का क्या सीन है। मैं कंपाउंड एपिथेलियम को अभी तुमको क्लासिफाई करूंगा आगे, लेकिन बेटा एक चीज आप याद रखना, कंपाउंड एपिथेलियम बहुत इजी है, उसकी स्ट्रक्चर से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन बेटा परेशान मत होना, बहुत सिंपल और प्लेन स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड एपिथेलियम का। सिंपल का समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए, ये समझ में आ गया? अभी कंपाउंड को देख लेते हैं। देखो बेटा, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, देखो बेटा इतना तो आपको पता है कि कंपाउंड यदि है तो क्या होगा? मोर देन 1 लेयर। इतना तो पता है ना बेटा? अब सुनिएगा जरा, इस कंपाउंड एपिथेलियम को हम आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, और इतना आसान तरीका है बेटा, सुनिएगा जरा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एपिथेलियम टिश्यू के नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके नीचे कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन बेटा मैंने कल की क्लास में बताया था कि ऐसा हमेशा हो यह जरूरी नहीं है। समटाइम एपिथेलियम टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू के कहा जाती हैं? ऊपर। मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? गायब। और बेटा उस टिश्यू को क्या कहते हैं मैं भी आपको समझाऊंगा, पर समझ लीजिए इधर देखो। मान लो ये मैंने आपका बना दिया एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है बेटा? इसके नीचे ये मैंने बना दिया कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ गया? और हम पढ़ते हैं कि इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, कल पढ़ाया था ना बेटा? और मान लीजिए यदि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? अरे बोलो ना बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनके बीच में से क्या हो जाए? गायब। तो ऐसे टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं बेटा ट्रांजिशनल। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। अब बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों गायब हुई, कहां गायब हुई, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। अब बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम की यदि मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं तो एक बात बेटा आप देखो मन में अपना लो कि पूरे कंपाउंड एपिथेलियम की मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर अभी बनाने की कोशिश करूंगा। कोई भी हो, कंपाउंड एपिथेलियम में मोस्टली सबसे नीचे बेटा मान लीजिए मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। बेसमेंट मेम्ब्रेन की बेटा जो ऊपर वाली सेल होती है ना, वो ऑलवेज ट्यूब लाइक सेल्स ही होती है।
कोई और सेल नहीं होती। कैसी सेल होती है? ट्यूबलाइक सेल। ट्यूबलाइक सेल्स के ऊपर जो सेल्स होती है उनको बेटा हम लोग बोलते हैं या तो पॉलीगोनल या बेटा इनको बोलते हैं पियर लाइक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? पियर लाइक सेल। आगे बात समझ में? अब सबसे बेटा ये जो आउटर लेयर होती है यहां पर लिख देता हूं। कौन सी लेयर? अरे बोलो ना, आउटर लेयर। ये डिफरेंट होती है। यदि बेटा मैं बात करूं ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर जो आउटर लेयर होती है, वो जो सेल होती है वो ओवल शेप की होती है बेटा। कैसी होती है? ओवल शेप की। और मान लो यदि आउटर सेल, कौन सी सेल? आउटर सेल। बेटा इनर सबकी क्यूब लाइक होंगी, मिड सेल सबकी पियर लाइक होंगी। समझ रहे हो ना आप? सिर्फ चेंज कहां आता है? आउटर सेल में। यदि बेटा आउटर सेल का यदि शेप मैं यहां पर लिख देता हूं, यदि आउटर सेल का शेप हो जाए बेटा कैसा? फ्लैट सेल। कौन सी सेल बेटा? फ्लैट सेल। तो वो टिश्यू कौन सा हो जाएगा? बोलो कौन सा? बेटा मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फ्लैट सेल कहीं भी होंगी वर्ड यूज में आएगा स्क्वेमस। क्यूब लाइक सेल कहीं भी होंगी वर्ड आएगा क्यूबॉइडल। पिलर लाइक सेल्स कहीं भी होंगी वर्ड आएगा कॉलमनर। लेकिन सुनो, कंपाउंड एपिथेलियम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। एक बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं थी, उसको बोले थे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोले थे? और जो दूसरा होता है बेटा उसका नाम होता है स्ट्रेटिफाइड। क्या नाम होता है बेटा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब सुनिए, यदि बेटा आउटर सेल है फ्लैट लाइक तो इसका नाम हो जाएगा क्या? स्ट्रेटिफाइड। बोलो ना, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बेटा। मान लीजिए सेल कैसी हो गई? क्यूब लाइक। कैसी हो गई? क्यूब लाइक। तो नाम क्या हो जाएगा? बोलो। वेरी गुड, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और मान लो बेटा सेल का शेप कैसा हो गया? पिलर लाइक। तो ऐसे बेटा टिश्यू को हम लोग नाम देंगे स्ट्रेटिफाइड, कौन सा? कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। बोलो बेटा कोई भी परेशानी हो तो यहां तक इस क्लासिफिकेशन में किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट थी। टिश्यू कौन सा था? सिंपल एपिथेलियम। मोर देन 1 लेयर कौन? कंपाउंड एपिथेलियम। उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, एक ट्रांजिशनल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड। ट्रांजिशनल की खासियत ये थी कि यहां पर कौन नहीं होती? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस और नो? और आउटर सेल कैसा होता है? ओवल शेप का। अगर बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन है और मोर देन 1 लेयर है तो उसका नाम क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। आउटर सेल्स को देखना, आउटर सेल्स बेटा फ्लैट है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। आउटर सेल्स को देखना वो क्यूब लाइक है तो नाम हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। आउटर सेल्स को देखना यदि वो पिलर लाइक है तो नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा यहां से आगे हम एक एक टिश्यू को बहुत डिटेल में पहले पढ़ेंगे सिंपल को, और सिंपल के अंदर बेटा शुरू करेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। कहां होता है, कैसा होता है, जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चंस आए हैं अब तक साथ के साथ ही कराते चलेंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए सारे बच्चे। लिख लिया? देखो बेटा इधर सबसे पहला मैं टिश्यू शुरू कर रहा हूं, उसका नाम है सिंपल
एपिथेलियम टिश्यू। और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर बेटा, जिसको मैं शुरू करने जा रहा हूं, सबसे फर्स्ट टिश्यू, उसका नाम है सिंपल कौन, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। देखो बेटा जी इधर, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, नाम से क्लियर हो रहा है कि पहले बेटा इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने आपको बना दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन बना दी बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से बेटा मैंने कौन सी सेल बना दी है? फ्लैट सेल। फ्लैट सेल का सिंगल लेयर है, तो टिश्यू नो डाउट कौन सा हो जाएगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन बेटा इतना सा ही सच नहीं है। समटाइम क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फंक्शन, ये टिश्यू कैसा फंक्शन कर रहा है, इस फ्लैट सेल का शेप और भी चेंज हो जाता है। कैसा चेंज होता है मैं आपको बताऊंगा। समटाइम बेटा ये जो शेप है ना सेल का, टाइल्स लाइक भी हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? टाइल्स लाइक। जैसे टाइल होती है ना, इस तरीके से अरेंजमेंट, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इसको बोलते हैं बेटा टाइल्स लाइक अरेंजमेंट। समटाइम क्या होता है बेटा, इन सेल का वेव लाइक अरेंजमेंट भी हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? वेव लाइक। और उसके बेसिस पर इसका नाम भी बदल जाता है। यदि बेटा टाइल्स लाइक अरेंजमेंट है तो इसको हम लोग सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू को एक नाम देते हैं और इसको हम लोग कहते हैं पेवमेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो ना जरा। पेवमेंट टिश्यू। और दूसरा बेटा, यदि वेव लाइक हो तो इसका नाम होता है टेसिलेटेड टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टेसिलेटेड टिश्यू। फिर सुन लो, यदि बेटा अरेंजमेंट टाइल्स लाइक होगा तो ही नाम के आगे क्या लगेगा? पेवमेंट। और यदि अरेंजमेंट वेव लाइक होगा तो ही नाम के आगे क्या लगेगा? टेसिलेटेड। अब मैं यहां पर एक एम्स का क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करवाता हूं, यही की यही। बाद में इसके फंक्शन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बेटा, सुनिएगा जरा, नोट करना है। क्वेश्चन कैसे आया था? वापस कर दूंगा स्लाइड को। एम्स में क्वेश्चन आते थे तो बेटा असर्शन रीजन वाले। असर्शन क्या था देखिएगा जरा। असर्शन आया था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू also known as pavement टिश्यू। ये तो था बेटा असर्शन। इसका रीजन आया था wave like cells are found in simple squamous epithelium tissue। और बेटा चार ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ए था, एक बी था और एक सी था
और एक डी था। मैं बता दूं तो बेटा एबीसीडी कब होते हैं? जब असर्शन सही हो और रीजन भी सही हो, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर दे, तो आंसर क्या होता है? ए। असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो तो ऑप्शन क्या होता है? बी। असर्शन सही हो, रीजन गलत हो तो आंसर क्या होता है? सी। और जब असर्शन ही गलत हो तो डी। अब मुझे बताइए बेटा, इसका आंसर ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? बी। सुनिएगा, कितने बच्चे ए के साथ जाना चाहते हैं? हाथ पर खड़े करें। कितने बच्चे बी के साथ जाना चाहते हैं? सी के साथ कोई जाना चाहेगा? डी के साथ? इसका करेक्ट आंसर है बी। सुनिएगा बेटा, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो मैं आपको एक हिंट दूंगा कि एक बार आप एक ही स्टेटमेंट को रीड करना। जब आप असर्शन को रीड करें ना तो रीजन को ऐसे छुपा लेना, और जब रीजन को रीड कर दो असर्शन को छुपा लेना। अब सुनिएगा जरा, तो आप करेक्ट आंसर दे पाएंगे। असर्शन क्या कह रहा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू ऑल्सो नोन एज पेमेंट टिश्यू। बात बिल्कुल सही है, कहते हैं भाई। अब इसको छुपा लो, रीजन देखो, वेव लाइक सेल्स आर फाउंड इन एपिथेलियम टिश्यू, बिल्कुल पाई जाती है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वेव लाइक सेल वी कांट से सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू इज पेमेंट टिश्यू, क्योंकि बेटा वेव लाइक सेल्स के बेसिस पर तो टेसिलेटेड बोला था, ये सुन लो। यदि मैं यहां पर लिख देता कि टाइल्स लाइक सेल फाउंड, तो आंसर क्या होता? ए। ये सुन लो। अरे बोलो कोई दिक्कत? अब बेटा सुनना, असर्शन सेम है और रीजन में मैं लिख दूं कि क्यूब लाइक सेल्स आर फाउंड इन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, तो आंसर क्या होता? सी। असर्शन सही है पर रीजन गलत है। कोई दिक्कत किसी को? अरे कोई परेशानी है क्या? क्वेश्चन कर दोगे ना? नोट कर लो बेटा इसको जल्दी। लिख लिया बेटा? दोबारा बताऊं? देखो सुनो, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के दो नाम और थे। उसको पेमेंट भी बोलते हैं, टेसिलेटेड भी बोलते हैं। लेकिन पेमेंट तब बोलते हैं जब टाइल्स लाइक अपीयरेंस हो सेल का, ठीक है, और टेसिलेटेड जब कहते हैं जब वेव लाइक अपीयरेंस हो, ठीक है। तो मैंने देखो असर्शन में क्या लिखा है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू आल्सो नोन एज पेमेंट, बिल्कुल कहते हैं। अब रीजन में मैंने लाइन क्या लिखी हुई है कि वेव लाइक सेल्स आर फाउंड। वेव लाइक सेल्स तो होती है सिंपल स्क्वेमस में, बट वेव लाइक सेल्स के बेसिस पर हमने इसको पेमेंट नहीं बोला था। पेमेंट तब बोला था जब टाइल्स लाइक अपीयरेंस था। यस और नो? तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आप पता है गलती कहां करते हैं क्वेश्चनों में? असर्शन पढ़ के डायरेक्ट रीजन को आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा मत करना, असर्शन को अलग पढ़ना और रीजन को अलग पढ़ना। बेटा क्या हो गया? कैसे हंसी आ रही है? मुझे बता दे, मैं भी हंस लूं। कोई दिक्कत हो रही है क्या? बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है खतरनाक वाला। चाहता तो मैं भी मजे में पढ़ा लेता, बट समटाइम जब सीरियस होने की बात है तो मैं सीरियस हो जाता हूं बेटा। और जो हंसी मजाक वाली बात होती है मैं भी खूब हंसी मजाक के साथ पढ़ाता हूँ। बड़े कुछ कॉन्सेप्ट ही ऐसा, मुझे पता है पहली बार आप एम्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ये सॉल्व कर लिया सबने? अब सुनिए, इसके बाद बेटा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के बाद बेटा हम लोग बात करेंगे इसके फंक्शन। हमारी एनसीईआरटी क्या करती है? दो एग्जाम्पल तो बेटा इसी
एनसीईआरटी के चैप्टर में दे रखे हैं सिंपल स्क्वेमस के। और दो एग्जाम्पल बेटा, एक 12th क्लास के एनसीईआरटी में है, एक 11th क्लास के एनसीईआरटी में ही है। मैं तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, सुनिए बेटा। एनसीईआरटी लिखती है कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का एक एग्जाम्पल लिखती है बेटा, एयर सैक ऑफ लंग्स। क्या लिखती है बेटा? एयर सैक ऑफ लंग्स। सेकंड जो इसका एग्जाम्पल है वो एनसीईआरटी लिखती है ब्लड वेसल्स। क्या लिखती है बोलो बेटा? ब्लड वेसल्स। थर्ड एग्जाम्पल जो आपके इस वाले चैप्टर में नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी का पेज नंबर आप देखेंगे 293 तो वहां लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसका नाम होता है बेटा बोमन कैप्सूल। क्या नाम होता है बेटा? बोमन कैप्सूल। और एक और एग्जाम्पल है बेटा जिसका नाम होता है मीजोथीलियम। क्या नाम होता है बेटा? मीजोथीलियम। अब मैं एक एक इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। पहले इधर बेटा सुनेगा, मत लिखो, बाद में नोट कर लेना। सबसे पहले बेटा दोनों पॉइंटों को एक साथ में डिस्कस करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को। आप जब 11th क्लास के एनसीईआरटी देखेंगे तो इस एनसीईआरटी में पेज नंबर 273 इस पर एक डायग्राम बना हुआ है। और वो डायग्राम क्या कहता है सुनना। वो डायग्राम कुछ इस तरीके से है बेटा। इस तरीके से बेटा एक डायग्राम बना हुआ है। इसको एनसीईआरटी लिखती है कि यह है आपका एयर सैक ऑफ लंग्स। कौन है बेटा बोलो जरा? एयर सैक ऑफ लंग्स। और इसमें क्या कर रखा है? ऐसा कुछ कर रखा है, फ्लैट सेल का एक सिंगल लेयर बना रखा है बेटा। और आपको पता है यदि फ्लैट सेल का सिंगल लेयर हो तो नाम क्या होगा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। बेटा आप मुझे एक बात बताइए, इस एयर सैक ऑफ लंग्स के चारों ओर ऐसे एक ब्लड वेसल्स होती है, नाम क्या होगा इसका? ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है बेटा। एक आर्टरी होता है, एक वेन होता है, एक कैपिलरी होता है। पता है ना आपको? हार्ट से ऑर्गन कौन जाती है? आर्टरी। ऑर्गन टू हार्ट कौन जाता है? वेन। और ऑर्गन के अंदर ही कौन होता है? कैपिलरी। तो बेटा इसको मेंशन कर रखा है कि ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल्स में बेटा ये कैपिलरी है, पर मैं इसको ब्लड वेसल्स ही लिख देता हूं। इसकी जब स्ट्रक्चर बना रखी है तो इसमें भी कुछ ऐसे कर रखा है। एक बात बता दूं मैं आपको कि ब्लड वेसल्स की बेटा जो सबसे इंटरनल जो लेयर होती है इसको हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो मैं एक चीज बोलूं आप लोगों से कि जो ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम होती है, कौन होती है बेटा? एंडोथीलियम। वो भी किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। तो ये वाला बेटा जो पोर्शन है इसका नाम भी क्या है बोलो? एंडोथीलियम। क्या नाम है बोलो बेटा? एंडोथीलियम। जब आप देखेंगे पेज नंबर 273 तो यहां एक चीज और आप पाएंगे, यदि बेटा ये आपका एपिथेलियम टिश्यू है तो इसके नीचे 100% कौन सी मेम्ब्रेन रही होगी? अरे बोलो ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है बेटा, इसको मेंशन कर रखा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इन तीनों के तीनों को मिला के यहां से लेकर यहां तक इसको एनसीईआरटी ने नाम लिख रखा है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या नाम बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी सरफेस। अब वहां एनसीईआरटी क्या लिखती है पेज नंबर 273 पर कि रेस्पिरेटरी सरफेस मेड ऑफ
सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। और वहां लिखती है देयर आर 3 लेयर इन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, वन इज एयर सैक ऑफ लंग्स which is made of simple squamous epithelium tissue, and second is endothelium or blood vessels, it is also made of simple squamous epithelium tissue, and between both basement membrane found। और एनसीईआरटी फिर क्या लिखती है, सुना कि ये जो फ्लैट सेल्स हैं, इन फ्लैट सेल का जो ज्वाइंट होता है यही वो जगह होती है जहां से O2 एंट्री मारता है एयर सैक ऑफ लंग से ब्लड के अंदर, और यही वो जगह होती है जहां से CO2 एंट्री मारता है एयर सैक ऑफ लंग्स में, कहां से, ब्लड से। और इस प्रोसेस को आप सब जानते हैं, गैसियस एक्सचेंज, यस और नो। और गैसियस एक्सचेंज जिस प्रोसेस से होता है इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? तो बेटा हमको फंक्शन भी साथ के साथ समझ में आ गया। एक फंक्शन तो क्या होता है बोलो जरा, डिफ्यूजन। सिंपल स्क्वेमस का एक फंक्शन क्या हो गया, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन को दोनों के दोनों एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, एयर सैक ऑफ लंग्स और कौन बेटा, ब्लड वेसल्स। समझ में आ गया इतना? बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई परेशानी है क्या यहां तक? अब सुनिए, इसका एक और फंक्शन होता है बेटा, उसका नाम होता है फिल्ट्रेशन। उसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले इतना बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा यार, सारे बच्चों से थोड़ा सा आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं। और बेटा जब तक टिश्यू नहीं पढ़ेंगे उसका आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। रेस्पिरेशन क्या है? चलो छोड़ो, रेस्पिरेशन तो आप नहीं बता पाएंगे, मेरी गारंटी है। अरे नहीं बता पाएंगे, मैंने कह दिया तो नहीं बता पाएंगे। कितनी कोशिश कर लेना, गलत ही बताएंगे। आप ये तो बोलोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ब्रेकडाउन, क्या ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, तो डाइजेशन में भी होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो बेटा फर्मेंटेशन में भी होता है। बेटा रेस्पिरेशन अलग है, थोड़ा सा मैं जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, इसको रेस्पिरेशन नहीं कहते। चलो मुझे एक बात बताओ, हम लोग जो गैस इंस्पायर, जो हम लोग एयर इंस्पायर करते हैं, अंदर ले रहे हैं, उसमें O2 ज्यादा है कि CO2 ज्यादा है? O2 ज्यादा कौन है? O2। मैं वही तो पूछ रहा हूं। और इसको एक्सपायर कर रहे हैं उसमें CO2, श्योर? सोच लो बेटा, मैं तो कम ज्यादा की बात कर रहा हूं, सोच लो। और चलो सुनो, थोड़ा ये ब्रेन रखना है ना। मैंने एक बच्चे सवाल पूछा अभी कि जैसे हमको एयर को हम इंस्पायर कर रहे हैं, उसमें O2 ज्यादा है कि CO2? तो बच्चा मुझे आंसर दे रहा है O2। और जिसको एक्सपायर कर रहे हैं उसमें कौन ज्यादा है, CO2। वो तो आपकी गलती थोड़ी है, आप ऐसा ही पढ़ते हुए आए हैं कि इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, सुनना, एक प्रैक्टिकली बात करता हूं। आपने कोई साउथ की मूवी देखी है क्या? मूवी देखी है? चलो कोई ना, उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि एक्ट्रेस होती है ना, वो एक पॉन्ड में या फिर कोई तालाब में गिर जाती है। वो गुस्से में आके उसका जो कोई एक्टर जो होता है ना, वो उसको रिजेक्ट कर देता है, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है। अब बेटा क्या होता है पता है, वो एक्ट्रेस गिर गई पानी में। अब वो एक्टर आता है दौड़ा दौड़ा, वो भी पानी में ही कूदता है, उसको बाहर ले आता है और बाहर लाके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करता है। बहुत बार देखा होगा ऐसा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन तो जानते हैं ना, आपका टॉपिक भी है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में आपने ऐसा सुना है, फ्लैट लेटा लेते हैं, लिप के ऊपर लिप इस तरीके से रखते हैं, कोई स्पेस ना रहे, और हम लोग एयर देते हैं उसको। यदि बाहर निकलने वाली एयर में CO2 ज्यादा है, इसका मतलब मारने का काम कर रहे हो आप तो उसे। गलत कह रहा हूं क्या दोस्तों? वो जो मूवी बना रहे हैं ना, उनको भी बायोलॉजी आती है। कहां से पढ़, मैं आपको क्लियरली एक बात बोल रहा हूं बेटा, ये एनिमल टिश्यू नहीं है। दुनिया इसको बहुत बोरिंग चैप्टर कहती है, बट ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। जिस एयर को बेटा हम लोग इंस्पायर करते हैं ना, उसमें O2 ही ज्यादा होती है।
और जिसको एक्सपायर करते ना उसमें भी O2 ही ज्यादा होती है, CO2 ज्यादा नहीं होती। यदि CO2 ज्यादा होती ना तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन होता ही नहीं। आगे बात समझ में? गुरुजी क्या क्या पढ़ के आ गए हम, वो आपकी गलती नहीं है बेटा, आपने टिश्यू नहीं पढ़ा था। अब जब मैं इसको वहां एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको समझा दूंगा कि O2 क्यों ज्यादा है जिस एयर को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं उसमें। चलो फिर ऐसा मान लो समटाइम हम लोग कार से जाते हैं कहीं, पूरी खिड़की विड़की पैक एकदम, उसमें 4-5 लोग बैठे हुए हैं, तो बेटा जितना कार का स्पेस है ना इतने ऑक्सीजन को तब आधा घंटे में खत्म कर दोगे, पर खिड़की पैक करके आप तो 5-5, 6-6 घंटे रन कर लेते हो। O2 ज्यादा, आपकी तो डेथ हो जानी चाहिए उसमें तो, पर ना होती, क्योंकि बेटा जिस एयर को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं उसमें ना O2 ज्यादा होती, CO2 नहीं होती। आप गलत पढ़ के आ गए, इनहेलेशन ऑफ O2, एक्सहेलेशन ऑफ CO2, ठीक है ना? जब पढ़ाऊंगा ना रेस्पिरेशन तब इसको मुझे बस इतना सा बता देना कि वो किसका बना हुआ है, इतना आंसर मुझे दे देना कि सर वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का बना हुआ है, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि O2 ही क्यों ज्यादा होती है। और आज तक हमने ऐसा क्यों गलत गलत पढ़ते हुए आ गए? अरे गलत ही पढ़ा है बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको नहीं होता, भरोसा कर लो मेरे ऊपर। नहीं करेंगे ना भरोसा? पेज नंबर 275 खोल के देख लेना आज घर जाके। कौन सा? 275, वहां दिख जाएगा, एक चार्ट बनाओ। चलो कोई बात नहीं, तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया आपको दोनों, एयर सैक ऑफ लंग्स, और दूसरा कौन बेटा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की कौन? एंडोथेलियम। ये दोनों किसके बने होते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनिए बेटा, नोट करना चाहो तो कर लो बेटा, लिख लिया क्या? चेंज करूंगा स्लाइड को। अगला बेटा एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल, जिसका नाम क्या था? बोमन कैप्सूल। वो क्या करता है सुनिएगा जरा इधर। सुनो बेटा, आप एक चैप्टर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। यह भी मेंशन कर देता हूं, एनसीईआरटी पेज नंबर 293, वहां पर डायग्राम बना हुआ है। और वो क्या कहती है कि एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी कुछ, सुनो बेटा इधर सुनिएगा। अच्छा इसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा क्या मुझे? अरे बच्चा, इसका नाम क्या होता है? अफरेंट आर्टरी। और इसका? अच्छा क्वेश्चन पूछ लूं, ऐसे डिप्रेस मत होना। इस अफरेंट आर्टरी में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। और इसमें ऑक्सीजनेटेड। लिख लेता हूं मैं ना पहले, फिर तुम पलट जाओगे ये बातों से। यहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां कैसा? बोलो ना। अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बात बताना मुझे, यदि यहां पर डीऑक्सीजनेटेड है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड है, तो इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि जो हमारा नेफ्रॉन है ना, ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर रहा है। और हमने तो सुना आज तक कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन तो लंग्स करता है। दोनों अलग अलग फंक्शन है, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अलग है और प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड अलग है। तो यदि यहां पर डीऑक्सीजनेटेड है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड है, तो किडनी का फंक्शन हो गया, आज से लिखवा दें किताब में, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्यों? आप ही तो कह रहे हैं, आपकी गलती नहीं है। मैंने एक बहुत बड़े टीचर को ऐसे पढ़ाते हुए देखा, नाम तो नहीं लूंगा, बहुत बड़े टीचर, यहां एक बच्चा मेरे पास में कल डाउट लेके आया, इसलिए मैंने पूछ लिया और मैं दंग रह गया, क्या ही कुछ कहूं। चलो बेटा एक बात बताओ, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, यहां डीऑक्सीजनेटेड है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड है,
आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और आपके टीचर ने वहां पर आपको डिफरेंस लिखाए होंगे आर्टरी और वेन में, और वहां एक लाइन लिखाई होगी, मेनली आर्टरी कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बिसाइड पल्मोनरी आर्टरी, लिखा ना? जब अफरेंट आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको क्यों नहीं लिखा हुआ? ये पढ़ा ना आपने कि मोस्टली आर्टरियों के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। अफरेंट आर्टरी में भी तो डीऑक्सीजनेटेड है, फिर इसको क्यों नहीं लिखा हुआ? नहीं होता बेटा। सुनिए, आर्टरी चाहे बेटा अफरेंट हो चाहे इफरेंट हो, दोनों के अंदर ब्लड बेटा ऑक्सीजनेटेड ही होता है, क्योंकि ब्लड की बेटा इंप्योरिटी और प्योरिटी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिलेटेड विद लेवल ऑफ O2 एंड CO2। जिस ब्लड के अंदर O2 ज्यादा वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, जिस ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है। यहां पर तो बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल अलग होता है, O2 CO2 अलग नहीं होता। समझ में आ गया? तो चाहे आर्टरी अफरेंट हो चाहे फ्रेंट हो, दोनों के अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। ऐसी गलती मत करना, है ना? और मैंने बता दिया, अब एक्सरे सिस्टम में बहुत काम में आने वाला है। चलो कोई बात नहीं, अपने टॉपिक पर आते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारा चल रहा है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के अंदर मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सा टिश्यू है, बोलो ना बेटा? सिंपल बोलो, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। अब सुनिएगा बेटा, कोई भी बच्चा मुझे इन सेल का नाम बता सकता है क्या? वेरी गुड। और दिया हुआ है बेटा, जब एनसीईआरटी का पेज नंबर 293 देखेंगे ना, वहां पर एक हेडिंग डाली हुई है यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन फॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि बोमन कैप्सूल मेड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और इसकी जो सेल होती है, इस सेल का भी नाम दिया हुआ है, और इसको बोलते हैं बेटा कौन सी सेल? पोडोसाइट सेल। और ये पोडोसाइट सेल्स जो होती है ना, इनकी क्वालिटी होती है कि जैसे बेटा पोडोसाइट सेल से जो जंक्शन होता है ना, इनके अंदर बेटा जंक्शन पर या तो स्लिट बन जाते हैं या क्या बन जाते हैं बेटा? पोर। और यही वो जगह होती है जहां से ब्लड का क्या होता है बेटा? फिल्ट्रेशन। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बेटा समझ में? तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के दो फंक्शन है। एक फंक्शन का नाम है बेटा कौन? डिफ्यूजन, जिसका एक्सप्लेनेशन दो एग्जांपल करते हैं, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स। और जो अनदर फंक्शन है जिसका नाम कौन है? फिल्ट्रेशन। अब एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है? फंक्शन तो यहां दे रखा है और इसका एग्जांपल कहां दे रखा है? 293 पेज पर। आगे बात समझ में? तो हमको पता है बेटा कि जो बोमन कैप्सूल होता है वो किसका बना होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का, और उसकी सेल को बोमन कैप्सूल के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? पोरोसाइट सेल। क्या बोलते हैं बेटा? पोरोसाइट सेल्स की क्वालिटी क्या होती है? इनमें स्लिट या पोर पाए जाते हैं, और इन पोर से तो बेटा फिल्ट्रेशन होता है। यहां पर ये इन पोर जो होते हैं ना बेटा, इनका साइज इतना होता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स उनको बेटा नीचे नहीं आने देते। अरे बात समझ में? इसी को फिल्ट्रेशन कहते हैं। आगे जाकर और डिटेल में समझाऊंगा इसको, जब बेटा मैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन समझाऊंगा। आगे बात समझ में? तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो बेटा। तो हमारे 3 एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं। अब एक लास्ट एग्जाम्पल रह रहा है, और उसका नाम है बेटा कौन? मीजोथेलियम। क्या नाम है बेटा? मीजोथेलियम। मुझे कोई बच्चा बताएगा कि मीजोथेलियम क्या है? कोई भी बच्चा? एनी स्टूडेंट? क्या जी? इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। ना बेटा, ऐसा इनर लाइनिंग तो कुछ भी हो सकती है, हैं? क्यों डॉक्टर साहब बताएंगे आप? सर आप मेरे से कुछ मत पूछा नहीं, कल से ऐसे ही बैठा है। मतलब मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, इतना बुरा भी फेस नहीं है बेटा मेरा, बल पड़ जाएगा तेरी स्पाइनल कॉर्ड में। थोड़ी इधर देख ले। क्या बेटा? वेरी गुड।
क्या होता है बेटा मेसोथीलियम, मैं समझाता हूं। एक बात तो आप ये ध्यान रख लेना, ये दोनों वर्ड बहुत सिमिलर हैं, एंडोथीलियम मेसोथीलियम। एक बात तो यह आप याद रख लेना कि एंडोथीलियम का मेसोथीलियम के साथ में कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे बेटा बात समझ में, एंडोथीलियम तो हम किसको बोलते हैं, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग को। आगे बात समझ में, उसका मेसोथीलियम से कोई रिलेशन नहीं है। अब मेसोथीलियम क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, यदि मैं मेसोथीलियम की बात करूं तो मेसोथीलियम में क्या होता है, मेसोथीलियम के अंदर बेटा, सबसे अंदर बता रहा हूं, एक विसरल ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन बेटा, विसरल ऑर्गन बोलते हैं बेटा स्मूथ ऑर्गन को, जैसे लंग्स है, जैसे आप लोगों का हार्ट है, जैसे टेस्टिस है। समझ में आ गया। अब सुनो, जो विसरल ऑर्गन के ऊपर जो लेयर होती है, इस लेयर का नाम होता है बेटा विसरल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा, विसरल लेयर। और ये जो विसरा है, बहुत स्मूथ जो ऑर्गन है, इसके बेटा सराउंडेड एक और लेयर और होती है, और इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं पैराइटल लेयर। क्या नाम देते हैं बेटा, पैराइटल लेयर। ये तो हो गया बेटा विसरल लेयर, बाहर कौन सा लेयर हो गया, पैराइटल लेयर। इन दोनों के बीच में एक कैविटी पाई जाती है, और ये जो कैविटी होती है ना, इसको भी आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं बेटा सीलोम। क्या बोलते हैं बेटा, सीलोम। और ये जो सीलोम होती है ना, अब आप ऐसे मत समझ रहे हैं कैविटी होती है, ये कैविटी नहीं होती, इसको हम कैविटी खाली बोलते हैं बेटा, लेकिन ये जो कैविटी होती है ना सीलोम, ये लाइंड होती है बेटा एक टिश्यू के साथ, जिसका नाम होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन, टिश्यू। और बेटा ये जो ब्लाइंड हो रही है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, मेसोथीलियम। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, मेसोथीलियम। मतलब ये इस तरीके से बेटा लाइन होती है, देखो इस तरीके से, फ्लैट सेल्स से, इसको बेटा हम लोग मेसोथीलियम कहते हैं। अब ये कहां है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, घर जाना, शायद एनसीईआरटी का पेज नंबर होगा 283, जहां पर बेटा हार्ट का डायग्राम बना हुआ है और हार्ट के बारे में लिखा हुआ है। और क्या लिखती है एनसीईआरटी कि हार्ट एनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गई बात। और उसको लिखा हुआ है डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन पैराइटल, अंदर विसरल, उनको बोल रखा है पेरिकार्डियम। क्या बोल रखा है, पेरिकार्डियम कुछ और नहीं है, पेरिकार्डियम कौन ही है, मेसोथीलियम। आगे बात समझ में, तो बेटा लिख देता हूं कि हार्ट का कौन है बोलो, पेरिकार्डियम। वो लाइक एज ए कौन है आपका, मेसोथीलियम। ऐसे ही बेटा पेज नंबर 269, इस पर एक डायग्राम बना हुआ है जिसका नाम है बेटा लंग्स। वहां भी लिखा हुआ है कि लंग्स जो होता है डबल मेम्ब्रेन से एनक्लोज होता है, और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको नाम दे रखा है प्लूरा। क्या दे रखा है, और प्लूरा कोई और नहीं है, प्लूरा कौन ही होता है, मेसोथीलियम। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहां पे आके हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्या हो जाता है, समाप्त। कोई दिक्कत हो तो बेटा आप पूछ लीजिए, इतना नोट कर लो जल्दी। हेलो, टाइम हो गया क्या? कैविटी, यस बेटा वही है। प्लूरा जो कैविटी होती है ना, जैसे बाहर वाला होता है बेटा पैराइटल प्लूरा, अंदर वाला होता है विसरल प्लूरा, उन दोनों के बीच में होती है प्लूरल कैविटी, उसी को मेसोथीलियम कहते हैं। बेटा मैंने प्लूरा लिख दिया है, मेम्ब्रेन का नाम लिख दिया है, ठीक है। जैसे हेड के मेम्ब्रेन का नाम मैंने पेरिकार्डियम लिख दिया है। समझ में आ गई बात?
कोई दिक्कत? टाइमिंग कितना रह रहा है क्लास में? कितना? 15 मिनट है। चलो बेटा आगे देखते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो किसी को भी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू क्लियर है? बोलो बेटा। कहीं से क्वेश्चन आए फोड़ देंगे ना किसी भी। देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों के बारे में पता है, मैंने एक बात सुनी थी, मैं थोड़ा आपसे डिस्कस कर लेता हूं उसको। सर थोड़ी देर रोकना है इसको, वीडियो को रोक दिया। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू हो गया। नेक्स्ट हम टिश्यू देखते हैं, उसका नाम है बेटा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बेटा, सुनो जरा, देखो नाम से ही समझ में आ गया इतना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो नीचे तो बेटा पहले की तरह वही कौन होगी आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर कैसा सेल होगा बोलो? ट्यूब लाइक सेल। ट्यूब लाइक सेल्स। तो बेटा यदि सिंगल लेयर प्रेजेंट हो सेल का और सेल का शेप ट्यूब लाइक हो तो टिश्यू कौन सा होगा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब बेटा वही बात इसके बारे में, पहले देखेंगे इसके एग्जाम्पल और फिर क्या देखेंगे इसके फंक्शन। तो पहले मैं इसके एग्जाम्पल को लिख देता हूं थोड़ा यहां पे। देखो बेटा फंक्शन पढ़ लो, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल पढ़ लो, फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो इसके भी दो ही एग्जाम्पल हैं। एक इसका एग्जाम्पल है बेटा ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, जो आप पढ़ोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और पूरा बेटा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इसी पर बेस है। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है उसका नाम है बेटा डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। इसके दो एग्जाम्पल है ये, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। अब बेटा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में सिंपल क्यूबॉइडल कैसे पाया जाता है, कहां पाया जाता है, क्या फंक्शन करता है और कैसे फंक्शन करता है। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स ये बेटा बहुत कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है। जब आप पेज नंबर 101 देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है, और जब आप पेज नंबर 102 के बेटा फ्रंट में जहां ग्लैंड से डायग्राम बने उसके नीचे आएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि इसके अंदर कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड क्यूबॉइडल है। तो बड़ी कंट्रोवर्सी है यहां, लेकिन बेटा मैं आपको क्लियर करा दूंगा कि डक्ट ऑफ ग्लैंड किस वे में लिखा हुआ आएगा तो आप सिंपल क्यूबॉइडल मानेंगे, और डक्ट ऑफ ग्लैंड किस वे में लिखा हुआ आए तो आप स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल मानेंगे। थोड़ा वेट करिएगा। अभी इतना समझ लो कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू के दो एग्जांपल हैं, एक ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और एक डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। लेकिन बेटा इससे पहले एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, और वो बहुत ही बेहतरीन बात है। वो क्या है सुनिएगा जरा। आप सब लोगों ने बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़े होंगे। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको बेटा हम लोग गोनेड्स भी कहते हैं। इसमें आप लोगों ने मेल के अंदर पढ़ा होगा टेस्टिस, यस और नो, और फीमेल के अंदर आपने पढ़ा होगा ओवेरी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? थोड़ा सा बेटा मैं यहां आपको लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये टिश्यू का है, सिंपल क्यूबॉइडल का, लेकिन 12th क्लास की एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम होगा ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताऊंगा कि बेटा जो टेस्टिस जो होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू डायग्राम बनाऊंगा कि टेस्टिस जो होता है ना, इसके अंदर बेटा ऐसे लोब्यूल्स होते हैं, इनको लोब्यूल कहते हैं, और इन लोब्यूल के अंदर बेटा इस तरीके से
ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या नाम होता है बेटा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जब मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर क्यूबॉइडल सेल की सिंगल लेयर मिलती है। मतलब कौन सा टिश्यू मिलता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और इसी से आगे जाके ह्यूमन की बॉडी में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का, जिसको हम लोग मेल गैमेट भी कहते हैं। पता है ना सबको? ऐसे ही बेटा जब मैं ओवेरी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि जो ओवेरी जो होता है इसका जो एक कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है बाहर वाला, इसके अंदर भी जो ट्यूब लाइक सेल्स हैं उनकी सिंगल लेयर पाई जाती है। मतलब कौन सा टिश्यू होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। और मैं यहां पर लिखाऊंगा कि यही बेटा वो टिश्यू है जिससे आगे जाके किसका फॉर्मेशन होता है? बोलो बोलो। यही तो गलती कर दिया। नो, फीमेल की बॉडी कभी ओवम बना ही नहीं सकती है। सर जी ये क्या बोल रहे हैं आप? बता देता हूं। ये बनाती है बेटा सेकेंडरी oocyte। मैं आपको एक बात बताता हूं। एक बार ऐसा हुआ था, मैं पढ़ा रहा था, कोटा की बात थी, तो मैं पढ़ा रहा था बेटा इस टॉपिक को एम्ब्रियोलॉजी में। तो एक प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक होता है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो हम क्या बनाते हैं? स्पर्म। और oogenesis में हम बनाते हैं बेटा ओवम। तो जब हम oogenesis पढ़ाते हैं ना तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि फीमेल की ओवेरी सेकेंडरी oocyte तो बना देती है, लेकिन सेकेंडरी oocyte से बेटा ओवम जब बनता है जब पहले फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट जब होता है जब इसको पहले कौन मिल जाए? स्पर्म। यदि इसको स्पर्म नहीं मिलता ना तो सेकेंडरी oocyte ही बना रहता है और नष्ट हो जाता है। तो मैंने ऐसे कह दिया था कि बहुत लोग हल्ला मचाते रहते हैं वीमेन फर्स्ट वीमेन फर्स्ट वीमेन फर्स्ट। मैंने कहा मैं वीमेन फर्स्ट जब मानूंगा 2 मिनट, जिस दिन कोई भी फीमेल इंडिपेंडेंट तरीके से ओवम बना के दिखा दे। तो अब बताइए लड़की को बड़ा गुस्सा आ गया, अरे सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं वो। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने बेटा गुस्सा मत कर, तेरा भाई भी एक मेल ही है, तेरा फादर भी एक मेल ही है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तेरे भाई और पापा की तो बढ़ाई हो रही है ना, तो परेशान नहीं होना ऐसा। तो चलो कोई बात नहीं बेटा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टेस्टिस से क्या बनता है? स्पर्म। और ओवेरी से क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte। इनको हम लोग मेल और फीमेल गैमेट कहते हैं बेटा। अब सुनिएगा जरा। तो ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है इसका एक और नाम है, इसको हम लोग जर्मिनल टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जर्मिनल टिश्यू। अब एक क्वेश्चन आया था एम्स में, असर्शन रीजन वाला, वो आप करेंगे कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। ये तो था स्टेटमेंट। रीजन सुना, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू फाउंड इन गोनेड्स एंड प्रोड्यूस गैमेट्स। इसका आंसर था ए बी सी ओ डी। क्या होगा? ए, बिकॉज असर्शन सही है और रीजन भी सही है, और रीजन की वजह से जो स्टेटमेंट है वो एक्सप्लेन हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? ए। नहीं है बेटा बात समझ में? तो मैं थोड़ा सा इसको यहां पर लिखा देता हूं आपको कि बेटा जो सिंपल आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है इसको बेटा हम लोग एक नाम और देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये कौन है? जर्मिनल। अरे बोलो ना, एपिथेलियम। क्यों कहते हैं बेटा? समझ में आ गया? क्योंकि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही वो टिश्यू है जो गोनेड्स के अंदर पाके और गैमेट्स का क्या करता है? फॉर्मेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बेटा ये जो 2 एग्जाम्पल हैं
जो आपके एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में है, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कल। तो इसको बेटा कोई रोक देगा?